हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 जनवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल होगा वो फार्म लॉज को लेकर के है। जो रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स, उनसे रिलेटेड जो भी नई टॉक्स हुई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड जो हमारा आर्टिकल है वो देखो, अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रेमिसेस में आग लग गई थी जिसकी वजह से 5 वर्कर्स की डेथ हो गई। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से कंसर्न्स है, कौन कौन सी गाइडलाइंस है जिनको फॉलो करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और जो हमारा लास्ट आर्टिकल होगा वो होगा सेंसस से रिलेटेड। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो फार्म लॉज को लेकर के है। फार्मर्स जो हैं वो पिछले 2 महीने से, लगभग 2 महीने से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 3 फार्म लॉज बनाए गए थे, उनके खिलाफ रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा वो रेगुलर ये मांग कर रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक एज ए लॉ डिक्लेयर किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो जब पिछले से पिछली टॉक हुई उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम 18 महीने तक जो नए 3 फार्म लॉज हमने बनाए हैं ना, उनको हम सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। और हम एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में हमारे लोग भी होंगे और फार्मर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से भी लोग होंगे। वो जो कमेटी है वो 18 महीने में रेगुलर एक एक बेसिस पे जांच करेगी, हर बात को समझेगी और उसके बाद में जो कंक्लूजन निकल कर आएगा उसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन फार्मर्स ने डायरेक्ट मना कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है कि वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तीनों फार्म लॉज को बिल्कुल रिपील किया जाए और जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट 23 फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, तो उसको एज ए लॉ इम्प्लीमेंट किया जाए। देखो, ये सब कुछ जो हो रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में रेगुलर जो मतलब वो अपनी बात बोलती है और उसके ऊपर नहीं अडिग रहती है, उसकी वजह से मतलब एक जो विश्वास की कमी जो होती जा रही है, उसी का नतीजा है कि फार्मर्स को विश्वास नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब तो बोल देगी लेकिन बाद में जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी तो वो अपने प्रॉमिस से दूर हो जाएगी। अब हम दोनों तरफ के तर्क देखेंगे, दोनों तरफ का विपक्ष देखेंगे और फिर कंक्लूजन की बात करेंगे। देखो, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है ना, उसमें हम ये तो नहीं बोल सकते कि उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो जो फार्मर्स हैं उनको बात माननी चाहिए थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो कमेटी बनती उसमें अपनी बात रखते और एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिकमेंडेशन थी उनको मान करके जो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स जो जरूरी है वो होने के लिए तैयार होते, तो एक नया कंक्लूजन निकल करके आता। दूसरा, जो फार्मर्स बोल रहे हैं कि रिपब्लिक डे वाले दिन हम क्या करेंगे, जो ट्रैक्टर रैली है वो निकालेंगे, जैसे हमारी परेड निकलती है वैसे ही हम ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे, तो ये गलत है। देखो, पहले ही फार्मर्स ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर करके ये अटेंशन क्रिएट करने की कोशिश की कि ये जो मुद्दा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लोगों का इस पर ध्यान जाना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अगर आपका विरोध है तो उसका विरोध प्रदर्शन कीजिए, लेकिन जो आप 26 जनवरी को एक दिन आपने चूज किया है ना, वो गलत है। एक तो स्पेशली जो टेररिज्म जो अटैक होते हैं और सिक्योरिटी का जो एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा इसकी वजह से। दूसरा, हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। सेंट्रल गवर्नमेंट अडिग है। पहला तो उन्होंने क्या किया, फार्म लॉज जब उन्होंने बनाए तो एक जो स्पेशल जो प्रोसीजर होता है वो उन्होंने फॉलो नहीं किया, जो हाउस के जो रूल होते हैं उनको अवॉइड किया, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको ये लगता है कि ये जो लॉ है वो तो 10 दिन में बन गई, ना किसी से सलाह की गई, तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहने वाला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो विश्वास है वो डेवलप करना होगा। उनको लगेगा, जब किसानों को ये लगने लगेगा कि उनकी भले के लिए फार्म लॉज लाए गए हैं, तो वो इम्प्लीमेंट करवाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये फार्मर्स के लिए बात होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी एजेंसियों ऑर्गेनाइजेशन का यूज कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर कुछ एनजीओ हेल्प कर रहे हैं, उनके खिलाफ केस कर रही है। तो ये देखो, इन चीज़ों से क्या होगा, इन चीज़ों से जो आप करने की कोशिश कर रहे हो ना वो ज़्यादा बढ़ेगा, जो अविश्वास जो बढ़ रहा है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा, कम नहीं होगा ही। तो इस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, अपने ऑर्गेनाइजेशन अपनी पावर का जो यूज कर रही है, उसको क्या करना चाहिए, उसको कम करना चाहिए और सामने आकर के वार्ता का रास्ता अपना करके विश्वास जो है उसको बिल्डअप करना चाहिए। क्योंकि देखो, फार्मर्स को हम भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते, ऐसे नहीं छोड़ सकते कि सिर्फ मार्केट के भरोसे छोड़ दो, अगर उनकी कुछ इनकम हो तो हो। वो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का, और उसको बूस्टअप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को फार्मर्स की अकॉर्डिंग, उनकी जो इच्छाएं हैं उनके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए।
ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो सेफ्टी कंसर्न को लेकर के है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई और हमारा 16 जनवरी से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें कोविशील्ड लोगों को लगाई जा रही है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वहां के प्रेमिसेस में आग लग गई जिसकी वजह से 5 वर्कर्स की डेथ हो गई। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि एक तो लोगों में ये कंसर्न पैदा हो गया है कि हो सकता है क्योंकि जो वैक्सीन है उसको रखने के लिए एक स्पेशल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, एक स्पेशल टाइम की ज़रूरत होती है, तो हो सकता है कुछ कंसर्न क्रिएट हो, जो हमारा वैक्सीनेशन चल रहा है उसमें भी कमी आई और वो लेट हो, और मतलब लोगों में एक कंसर्न क्रिएट हो गया है क्योंकि वैक्सीन जहाँ पर बन रही थी उसी यूनिट के पास में आग लगी है। हालांकि दूर है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन जो मतलब जो आग लगी है वो उसी के प्रेमिसेस में लगी है। देखो इस आर्टिकल में एक बात बोली गई है कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या होनी चाहिए? वहां पर साइट सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम होनी चाहिए, मैकेनिकल और मैनुअल वेंटिलेशन होना चाहिए, स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए, फायर ड्रिल्स होनी चाहिए, और इसके अलावा बहुत सारे पहलू जिनके बारे में बताया गया है वो सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन जब नई कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहां पर और ज्यादा पैसा लगेगा, कॉस्ट इफेक्ट ज्यादा होगा, इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो फायर सेफ्टी के लिए अवेयर नहीं होते। पहली बात तो ये, क्योंकि फायर सेफ्टी से जो लोगों को अवेयर करना पड़ेगा उसके लिए आपको मॉक ड्रिल्स करवाने होंगे, प्रशिक्षण देना होगा, तो उसमें पैसा खर्च होगा। दूसरा क्या है, ये सारी व्यवस्था आप अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर करवाओगे तो इससे आपका जो कॉस्ट है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा। इसीलिए इन सब चीजों को क्या कर दिया जाता है? अवॉइड कर दिया जाता है, और अवॉइड करने की वजह से ही ये जो आगजनी जैसी व्यवस्था है, आगजनी जैसे कांड है वो होते हैं। थोड़े ही दिन पहले महाराष्ट्र में एक हॉस्पिटल में आग लग गई, वहां पर भी इनफ्लेमेबल जो मटेरियल है उसकी उपस्थिति थी और जो काम चल रहा था उसकी वजह से, चिंगारी की वजह से वो आग लगी थी। यहाँ भी पहली साइट में यही माना जा रहा है कि चिंगारी स्पार्किंग की वजह से ये आग लगी है। तो देखो जहां भी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा हो या फिर बिजली का कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स काम चल रहा हो, वहां पर ये जो फ्लेमेबल जो मटेरियल्स हैं इनको दूर रखना चाहिए, पहली बात तो। दूसरा, जो भी गाइडलाइंस दी जाती है कंस्ट्रक्शन साइट के लिए वो सब फॉलो की जानी चाहिए। जो वर्कर्स हैं उनको मॉक ड्रिल्स दिए जाने चाहिए कि फायर के समय आप कैसे अपने आप को सेव कर पाओगे, क्योंकि जो लोगों की जान चली जाती है ना, उसकी आप भरपाई कितना भी मुआवजा दे दो आप उसकी फैमिली को, आप उसकी भरपाई सिर्फ मुआवजा देकर के नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो सेंसस से रिलेटेड है। देखो सेंसस होती क्या है? किसी भी कंट्री की एक पॉपुलेशन और उस पॉपुलेशन की जब जानकारी इकट्ठी की जाती है तो वो होता है सेंसस। ये जो सेंसस है ना वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? गवर्नमेंट के लिए जरूरी है, जो पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए जरूरी है, और जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनके लिए जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी पॉपुलेशन का पता चलता है। ठीक है, देखो सेंसस ऑफ इंडिया की अगर बात करें, अगर सिर्फ स्पेशली इंडिया की बात करें तो इससे हमें डेमोग्राफिक, सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, हमारी इंडियन जो पॉपुलेशन है उनकी ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारी जो जानकारी है वो हमें पता होती है। अब हम सेंसस के बारे में पता कर लेते हैं। देखो सबसे पहले जो सेंसस है वो 1872 में की गई थी हमारे इंडिया में, जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का समय था। 1865 से 1872 के बीच में अलग अलग जगह पर अलग अलग समय सेंसस की गई थी, लेकिन सिंक्रोनाइज रूप में पहली बार सेंसस 1881 में की गई थी। ठीक है, और 1940 में जब हमारी सेंसस ऑर्गेनाइज करवाई जा रही थी तो हमारे यहाँ पर सेंसस कमिश्नर थे WM बीट्स। उन्होंने ये बोला था कि सेंसस के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो किस तरह की है, लेकिन अगर आपकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो जो सेंसस है वो ज़्यादा डेप्थ नॉलेज आपको नहीं दे पाती। अगर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है तो आपको डेप्थ नॉलेज नहीं मिल पाएगी आपकी सोसाइटी के बारे में। अब सेंसस से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है? देखो सेंसस जो है, सेंसस का यूज किया जाता है, किसमें यूज किया जाता है? सेंसस से मेन कंसर्न क्या है? सेंसस का यूज किया जाता है डीलिमिटेशन में। मतलब कोई भी आपकी जो मतलब विधायिका वाला एरिया है, सीट है, जैसे लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की सीट है, सॉरी राज्यसभा की तो
स्टेट के बेसिस पे होती है, पॉपुलेशन के बेसिस पे होती है। जो लोकसभा की सीट है या फिर विधानसभा की सीट है, इन सब सीटों को जो मापा जाता है कि कितने एरिया में एक सीट होगी या 2 सीटों को मर्ज कर करके एक सीट बना दिया जाए, इन सब ये जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है अब 2026 में होगा, ठीक है। तो उसके आधार पर उसका आधार माना जाता है पॉपुलेशन को। दूसरी प्रॉब्लम क्या है सेंसस के साथ में, देखो सेंसस का जो एक प्रॉब्लम ये है कि सेंसस 10 साल में एक बार ऑर्गेनाइज की जाती है, और दूसरा जब ऑर्गेनाइज करवा दी जाती है तो लगभग उसके डाटा आने में ही 3-4 साल लग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है सेंसस के साथ में। देखो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की लोग बहुत ज़्यादा मांग करते हैं। क्यों मांग करते हैं? क्योंकि सेंसस से सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो डीप डाटा है ना वो आ ही नहीं पाते हैं सेंसस के थ्रू। इसलिए लोग बोलते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाई जाए। हमारे इंडिया में आज़ादी के बाद में पहली बार 2011 में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी SECC, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इसके द्वारा जो कास्ट से संबंधित जो स्पेशल डाटा है, इकोनॉमी से संबंधित, मतलब डेप्थ नॉलेज आपकी पॉपुलेशन की, वो इससे प्राप्त हो पाती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो विरोध करते हैं, क्योंकि आप सोसाइटी को ऐसा बनाना, हम तो सोसाइटी को ऐसा बनाना चाहते हैं कि कास्ट के नाम पर बिल्कुल भी विभाजन ना हो। तो अगर आप सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाओगे, आर्थिक ऊपर या फिर सोशल के ऊपर बेसिस के ऊपर आप कास्ट सेंसस करवाओगे, तो जो जाति का जो रूप है ना वो और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। लोगों को अपनी कास्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी, और जो लोग पिछड़े हुए हैं या पिछले समय की तुलना में पिछड़े गए हैं, तो ये जो आरक्षण जैसी मांग मुद्दे हैं ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये कंसर्न है SECC को लेकर के। सेंसस को लेकर के कंसर्न जो हमने डिस्कस कर ही लिए कि एक तो 10 साल में ऑर्गेनाइज होती है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जो डाटा है वो बहुत लेट आते हैं। अब हम सेंसस के बीच में और SECC के बीच में एक डिफरेंस पता कर लेते हैं। जो सेंसस है वो तो सेंसस एक्ट 1948 के अंदर उसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, और SECC के लिए मतलब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के लिए कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है। सेंसस के अंडर जो भी डाटा रहते हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, लेकिन SECC के अंडर जो भी डाटा होते हैं उनको गवर्नमेंट की बहुत सारी डिपार्टमेंट्स का यूज करते हैं बहुत सारी पॉलिसीज बनाने के लिए। हमारे आज़ाद होने के बाद में 2011 में पहली बार SECC ऑर्गेनाइज करवाया गया था, और आज़ादी से पहले 1931 में भी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑर्गेनाइज हुआ था। और हमारा जो सेंसस है वो 1872 में पहली बार, और इसके अलावा 1881 में पहली बार सिंक्रोनाइज रूप में, और उसके बाद रेगुलर चलता आ रहा है। तो देखो सबसे मेन कंसर्न जो है वो यही है कि हमें एक तो टाइम से पहले, मतलब 10 साल का जो ड्यूरेशन है उससे कम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि 10 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, और दूसरा जो है वो डाटा जो है वो जल्दी से सामने आने चाहिए, ताकि इनका जो यूज है, जो भी डाटा निकल कर के आते हैं उनका यूज ज़्यादा अच्छे के लिए किया जा सके। ये टाइम लैग और प्लानिंग, ये जो है वो सबसे मेन कंसर्न है सेंसस को लेकर के। तो ये सेंसस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा हमने डिस्कस किए। देखो आज एक इम्पोर्टेंट है, आज एडिटोरियल में उसके बारे में कुछ नहीं आया है, लेकिन फिर भी देखो आज 23 जनवरी है, और 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की डेथ एनिवर्सरी रहती है, उनका जन्मदिन रहता है। तो उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे उन्होंने हमारी आज़ादी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो 1921 से 1940 तक वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य रहे थे। 1940 के बाद में उन्होंने अपनी नई, मतलब एक इंडियन नेशनल आर्मी INA बना ली थी। और देखो हमारी जो आज़ादी है उनमें उनका बहुत अच्छा रोल है, लेकिन जो हिस्ट्री लिखी गई है वो अलग तरीके से लिखी गई है। उनके बारे में जो जितना उनका रोल है उसके बारे में बताया नहीं गया है। महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो कंसर्न है, जो विचारों का जो मतभेद है, वो स्टार्टिंग से ही था। जब वो पहली बार मिले थे तभी उनके बीच में मतभेद स्टार्ट हो गए थे। 1930 की बात है। गांधी जी ये चाहते थे कि हम 1 साल के अंदर स्वराज लेंगे, ठीक है। लेकिन बात क्या हुई, गांधी जी ने बोला कि हमें 20 लाख चरखे एस्टेब्लिश करने होंगे। 20 लाख चरखे एस्टेब्लिश करके हम क्या करेंगे, स्वराज लेंगे, हमारा जो खुद का शासन है वो एस्टेब्लिश करेंगे। स्वराज कैसे लेंगे? खुद का कपड़ा खुद बनाएंगे, विदेशों के पर निर्भर नहीं रहेंगे, तो अंग्रेज यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको इस चीज़ से कंसर्न था। उन्होंने बोला कि देखो नॉन वायलेंस का आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन अब समय ऐसा नहीं है, अब आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये बात बोली थी कि देखो ये जो अप्रूवल है इसको पास, प्रपोजल है इसको पास मत करो, अब स्ट्रिक्ट एक्शन लो। लेकिन उन्होंने मना कर दिया नेशनल कांग्रेस ने, और उन्होंने बोला कि जो गांधी जी बोल रहे हैं वही बात अप्लाई की जाएगी। और मूवमेंट हुआ 1930 में, नमक जो दांडी मार्च यात्रा हुई। लेकिन जब देखो जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने बोला था कि ये सब मत करो, क्या करो, आप पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करो। जो बाद में 1942 का जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उस समय में भी लास्ट में पैरेलल गवर्नमेंट ही एस्टेब्लिश करनी पड़ी थी, तभी अंग्रेजों के मन में भय उत्पन्न हुआ था। तो जो सुभाष चंद्र बोस है वो तो समय से बहुत पहले की सोचते थे, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या था, जब गांधी जी ने ये सब कुछ किया, 1930 में आंदोलन किया, मूवमेंट किया, और गांधी जो दांडी मार्च यात्रा की, इन सब से जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने जब ये ऑर्गेनाइज हुआ तो बाद में उन्होंने इसका सपोर्ट किया, इन्होंने उसका विरोध नहीं किया, ठीक है। दूसरी बात है, जब जो मतलब सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाती है और उनकी डेथ की खबर आती है तो उनसे गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। वो बोलते हैं कि वो तो रियल पैट्रियोटिक थे, उनसे अच्छा देशभक्त कोई हो ही नहीं सकता है। तो जब उन्होंने उनका साथ दिया तो बहुत सारे लोग थे, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि गांधी जी तो नॉन वायलेंस के लिए बोलते ही हैं, वो तो एक तरीके से वायलेंस को साथ देते थे, वायलेंस का कोऑपरेशन करते थे। तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में देखो समझने की बात यह है कि दोनों के मन में विचारों का मतभेद था, लेकिन दोनों ने जब भी किसी ने एक ने कोई काम करना स्टार्ट किया तो दोनों ने कभी एक दूसरे का विरोध नहीं किया। इसका यूज करते सकते हैं वर्तमान की पॉलिटिक्स में। वर्तमान में जो पॉलिटिशियन है वो क्या करते हैं, पर्सनली अटैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर। उनका मेन फंक्शन ये नहीं है कि हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना है। तो पॉलिटिक्स वाले जो लोग हैं वो इसका यूज कर सकते हैं कि वैचारिक मतभेद होने के बाद भी, अलग अलग पार्टी होने के बाद भी, आप एक दूसरे का पर्सनली विरोध मत करो। जो भी विरोध करो वो देश को ध्यान में रख के, देश का संज्ञान लेकर के आप विरोध करो, ठीक है। देखो जब हमारा इंडिया आजाद हो रहा था उस समय यूके के प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली। जब क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर पद से हट जाते हैं और वो इंडिया की विजिट पर आते हैं तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं वो उनसे एक बात पूछते हैं कि देखो 1944 के लगभग आते आते क्विट इंडिया मूवमेंट तो बिल्कुल शांत हो गया था, फिर आप लोगों को अचानक कैसे लगा कि हमें इंडिया को आज़ाद करना चाहिए। तो उन्होंने ये बोला कि हमने, सुभाष चंद्र बोस ने जो नेशनल आर्मी बनाई थी ना, उससे हम लोग डर गए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ तो उन्होंने बोला कि हाँ वो तो बिल्कुल ठंडे बस्ते में आ गया था और उससे तो हम निपट भी लेते, लेकिन जो नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी और बाहर जाकर के, वर्ल्ड में जाकर के जो उन्होंने लोगों का साथ लिया था, जापान जर्मनी जैसे देशों का, वो उसकी वजह से हमें लगा कि अब हम यहाँ पर ज़्यादा समय तक राज नहीं कर पाएंगे। तो देखो इन सब से ये लगता है कि जब जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का यहाँ की इंडिपेंडेंस में काफ़ी अच्छा रोल है, तो हमें हमारी जो हिस्ट्री है, जो हिस्टोरियंस हैं, उनको सारे डाटा, सारे प्रूफ को सामने रख करके जो भी हिस्ट्री है उसको चेंज करना चाहिए। और सुभाष चंद्र बोस को जो एक बगल में बिल्कुल एक एक्सक्लूड उनको निकाल दिया गया है, उनको हमारी हिस्ट्री का मेन स्ट्रीम हीरो के रूप में याद किया जाना चाहिए। तो ये हमने सुभाष चंद्र बोस को आज याद किया, ठीक है। तो आज का हमारे मेन डिस्कशन में कई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हमने डिस्कस किया जिनका यूज हम ऐसे में भी यूज कर सकते हैं और मेंस में भी जिनका यूज किया जा सकता है। और जो सेंसस वाला डाटा है, सेंसस से संबंधित जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया, इसमें कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू।